हाँ जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया होंगे। सो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट की। सर कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों? बिकॉज ये वो चैप्टर है जो आपके एग्जामिनेशन में फॉर श्योर 10 मार्क्स का मिनिमम रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, कंसाइनमेंट अकाउंट आपने प्रीवियसली अपनी क्लासेस में नहीं पढ़ा होता है। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन करके आया है तो उसने डेफिनेटली पढ़ा होगा, बट इन डेप्थ एनालिसिस करके कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं की होगी। और वैसे भी आज जब मैंने आपको टेलीग्राम पे वोट करके पूछा, जो मैंने आपको यूट्यूब पे किया था, जो कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्ट किया था, आपसे पूछा कि आप फाइनल अकाउंट और कंसाइनमेंट में से दोनों में से कौन सा चैप्टर पहले चाहते हैं, तो आप में से मेजॉरिटी 60% से ज़्यादा वोट थे कंसाइनमेंट अकाउंट के। जिन बच्चों ने फाइनल अकाउंट के लिए वोट किया था उनसे कहना चाहता हूँ इसी वीक में फाइनल अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। सो अभी सबसे पहले काम क्या करना है सर, फटाफट से कॉपी पेन ले लीजिए और जो टॉपिक आपको बोल रहा हूँ उन टॉपिक को मेंशन करिए। बिकॉज कंसाइनमेंट अकाउंट कैसा होता है, बच्चा सीधे थोड़े पन्ने पलटता है, सीधे न्यूमेरिकल पे जाता है, इलस्ट्रेशन पे जाता है, गो थ्रू करने की कोशिश करता है कि लाओ फटाफट से लगा लें, शायद ऐसे हमें आ जाए। बट बिलीव मी, अगर आपकी बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो कंसाइनमेंट, एनपीओ, कंपनी पार्टनरशिप जैसे जो चैप्टर हैं ये नहीं आते हैं सर। और अगर गलती से आ भी जाएं तो एग्जामिनेशन में आप इसको सिंगल शॉट में सॉल्व नहीं कर पाते हो। बिकॉज आप सबको पता है एग्जामिनेशन में पूरे क्वेश्चन में कोई एक लाइन ऐसी होगी जहाँ पे आप स्टक हो जाओगे। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, कॉपी पेन लीजिए और साथ में जरा नोट करिए। बहुत माइनर पॉइंट से शुरुआत करूँगा, है तो माइनर पॉइंट, बट आपकी एग्जामिनेशन में अगर वो लाइन आपको नहीं समझ आती या आपने उसको नहीं सीखा है पहले तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत कराएंगे। मैं बताता हूँ क्या, देखिए सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे डिस्कस करना स्टार्ट करूँगा। अगर आप ये कंसाइनमेंट अकाउंट के न्यूमेरिकल में देखो, फाइनल अकाउंट से एक बार 5 नंबर का न्यूमेरिकल आया, एक बार 10, एक बार 15, बट कंसाइनमेंट अकाउंट से कंसिस्टेंटली पिछले 4 अटेम्प्ट में 10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहा है। और आने वाले जितने भी अटेम्प्ट हैं कन्फर्म है कंसाइनमेंट अकाउंट से क्वेश्चन तो रहेगा। बिकॉज ये एकदम सेपरेट और प्रैक्टिकल चैप्टर है। दैट मीन्स आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, समझ रहे हो। तो शुरू करते हैं। देखिए जरा सबसे पहला पॉइंट नोट करिए, अगर कंसाइनर मैन्युफैक्चरर है तो क्या होगा, और अगर कंसाइनर होलसेलर है तो क्या होगा। मेरा कहने का मतलब है आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया, आपने उस पूरे क्वेश्चन को रीड करा, उस क्वेश्चन में लिखा गया है कंसाइनर एक मैन्युफैक्चरर है, तो डिफरेंस क्या होगा। या फिर लिखा है कंसाइनर एक होलसेलर है, तो सर कोई डिफरेंस आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। अगर कंसाइनर एक मैन्युफैक्चरर, तो नोट करिए डैश करके, कंसाइनर इज मैन्युफैक्चरर डैश करके लिखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट। सर अगर कंसाइनर एक मैन्युफैक्चरर है तो बैलेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, है ना कमाल की बात। दूसरा, अगर कंसाइनर एक होलसेलर है सर तब क्या करेंगे, तो बैलेंस को परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये तो थी स्टार्टिंग की बात। अब बताता हूँ आज की इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे। सबसे मेन टर्म देखो क्या है, कंसाइनमेंट एक साथ पूरा मत सीखो, पार्ट में कर दो। जैसे इस एक वीडियो में सारे पार्ट डिस्कस करने की कोशिश करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कंसाइनमेंट के इन डेप्थ में, उसके कंसेप्ट की। बेसिकली कंसाइनमेंट होता क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, वो सेल से डिफर कैसे करता है। सेकंड भी हम बात करेंगे कंसाइनमेंट के स्टॉक की। अभी कंसाइनमेंट का स्टॉक जब निकालना जाए तो अभी प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है, बच्चा क्या करता है सीधा एक फॉर्मूला लगाता है, जबकि कंसाइनमेंट स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो कंसाइनमेंट का अनसोल्ड स्टॉक जो है उसकी कॉस्ट प्राइस निकाली जाए, फिर उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाल, मतलब एनआरवी जिसको आप बोलते हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाली जाए। देन आफ्टर आपका वो कंसेप्ट लगाया जाए कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, उस पर हम कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन कर देते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट पे एबनॉर्मल लॉस निकाला जाए। सर पहले कंसाइनमेंट स्टॉक सीखेंगे, फिर एबनॉर्मल लॉस सीखेंगे। थर्ड पॉइंट पे इनवॉइस मेथड जानेंगे। देखो क्या है, इनवॉइस मेथड भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। इतने 3 काम तो सर अभी के अभी करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट से ज़रा देख लीजिए। हाँ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी नोट करिए, वो भी बताऊंगा अभी आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, उनकी वैल्यूएशन कैसे होती है। ठीक है जी, कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ में नोट ज़रूर करते चलिएगा जो भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाई कंसाइनमेंट। सर कंसाइनमेंट क्यों, अच्छा भला तो सेल चल रहा है, कंसाइनमेंट की नीड कहाँ से आ गई। देखो यार, सेल में क्या होता है, आप जहाँ पर हो वहाँ सेल करते हो, या फिर एक होलसेलर रिटेलर को देता है वो सेल करता है, या फिर एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वो होलसेलर को देती है, होलसेलर रिटेलर को देता है, इस तरीके से गुड्स सोल्ड होता है। बट जब बात आती है कंसाइनमेंट अकाउंट की, तो कंसाइन में होता है कि एक कंसाइनर जो प्रिंसिपल है,
ठीक है ना। एक कंसाइनी जो एजेंट है, कंसाइनर स्टॉक सेंड करता है किसके पास, एजेंट के पास। एजेंट क्या करता है, उस स्टॉक को आगे सेल करता है। अच्छा, रिस्क किसका होता है सर, कंसाइनर का रिस्क होता है। तो जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए, ठीक है। इन कंसाइनमेंट कंसाइनर द ओनर ऑफ द गुड्स, मतलब ये है कंसाइनर का पर्पस क्या है, वो एक लोकेशन पे बैठ के देश के अलग अलग लोकेशन पे अपने गुड्स को सोल्ड करना चाहता है। तो ये हो गया कंसाइनर का पर्पस, क्लियर। आगे सेंड गुड्स टू द कंसाइनी, इस इमेज में क्लियर करिए, एडिट करिएगा। सेंड गुड्स टू कंसाइनी हु हैज़ बेटर नॉलेज ऑफ लोकल मार्केट। रतन टाटा को नहीं पता ना कि लाइक लखनऊ की लोकल मार्केट कैसी है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए। अब वो क्या करेंगे, वहाँ पे एक लोकल मार्केट में बंदे को ढूंढेंगे जो कमीशन ले सामान सेल करे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सेल ऑन द बिहाफ ऑफ एंड एट द रिस्क ऑफ द कंसाइनर। सर रिस्क किसका, कंसाइनर का। अच्छा देखो, रिस्क फॉलो ओनरशिप, ये तो लॉ में पढ़ा ही आपने, है ना। रिस्क फॉलो ओनरशिप, अगर रिस्क ओनरशिप को फॉलो करता है, सर प्रॉफिट किसको फॉलो करता है, समझ आ रहा है क्या। रिस्क ओनर का, तो प्रॉफिट किसका, ऑब्वियस सी बात है ओनर का। अच्छा फिर कंसाइनी क्यों परेशान है, सर वो एजेंट जो सामान बेचना चाहता है वो क्यों परेशान है, वो क्यों सेल करना चाहता है, सर उसे मिलेंगे टाइप्स ऑफ कमीशन। 3 टाइप के होते हैं, अभी आगे डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए फीचर्स देख लीजिए फटाफट से। कंसाइनमेंट के सबसे पहले आता है टू कंसाइन मीन्स टू सेंड। कंसाइनमेंट का मतलब सिर्फ सेंड करना है, सेल करना नहीं। दूसरा, इन कंसाइनमेंट बिजनेस प्रॉपर्टी इन गुड्स डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती, गुड्स ट्रांसफ़र होता है, मतलब ओनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं होती। तीसरा, रिस्क एंड रिवॉर्ड बिलोंग टू द कंसाइनर। रिस्क बोले तो रिस्क, रिवॉर्ड बोले तो प्रॉफिट, किसको बिलोंग करेगा, कंसाइनर को। नेक्स्ट, कंसाइनर रिम्बर्स एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ हिम। कंसाइनी के जो भी खर्चे होंगे उसे कौन बियर करने वाला है, कंसाइनर। क्यों सर, वो सेल करेगा हमारे बिहाफ पे, हम ओनर हैं, हम रिस्क बियर करेंगे। नेक्स्ट, कंसाइनी शुड बी पेड फॉर देयर सर्विस इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। कंसाइनी जो सर्विस दे रहा है उसको हम कमीशन के फॉर्म में पे कर देंगे। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो सिंपल हो गया, कंसाइनर कौन, प्रिंसिपल, कंसाइनी कौन, एजेंट। चलो अब हेडिंग बनाई जरा, क्या हेडिंग सर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। हेडिंग लिख लीजिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसमें सबसे पहला नोट करेंगे आप प्रोफार्मा इनवॉइस। सर प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होती है, देखो यार हम जब बात करेंगे प्रोफार्मा इनवॉइस की तो ये वो इनवॉइस है जहाँ पे हम डिटेलिंग नोट करने वाले हैं। बट एक पॉइंट चेक करें सबसे पहले, अ प्रोफार्मा इनवॉइस इज स्टेटमेंट लाइक नॉर्मल इनवॉइस, लेकिन टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू द एजेंट रिगार्डिंग पर्टिकुलर ऑफ द गुड्स सेंड। हम जो सामान भेज रहे हैं उसकी आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे। आगे, it contain details about the description of the goods and minimum selling price to be realized। कम से कम कितने पे बेच सकते हो हम मेंशन करके देंगे, ठीक है। अच्छा अगर आपने उसे ज़्यादा पे बेच दिया तो हम आपको देंगे ओवर राइडिंग कमीशन। आपने ज़्यादा परफॉर्म करा तो ओवर राइडिंग, आपने ओवर राइड किया तो ओवर राइडिंग कमीशन दे देंगे। अच्छा सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा तो नॉर्मल कमीशन दे देंगे। कमीशन का मतलब समझ में आ रहा है, 3 टाइप के होते हैं, नॉर्मल कमीशन, डेली क्रेडिट, ओवर राइड। नॉर्मल कमीशन कब, जब नॉर्मल सेल जो लिखा होते हैं पे बेचोगे नॉर्मल कमीशन। अच्छा ओवर राइडिंग कमीशन कब, जब जितना हम बोल रहे हैं उससे ज़्यादा पे बेच दो तो ओवर राइडिंग ले जाओ। अच्छा डेल क्रेडिट कमीशन कब, जब क्रेडिट का जो आपने सेल करा है, जो डेटर्स बनाए हैं उनका पैसा रिसीव हो जाए, रिकवर हो जाए, इसलिए वो पैसा ना डूबे, इसलिए हम आपको क्या देने वाले हैं, डेल क्रेडिट कमीशन। तो सर पहला था परफॉर्मा इनवॉइस, क्या है ये, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सेकंड है अकाउंट सेल। अब ये क्या है सर, अकाउंट स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज पीरियडिकली रेंडर्ड बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर। समझो, एजेंट समझना। प्रोफार्मा इनवॉइस कौन भेजेगा सर, प्रोफार्मा इनवॉइस भेजने के लिए कंसाइनर टू कंसाइनी, प्रोफार्मा इनवॉइस, क्लियर। अकाउंट सेल कंसाइनी टू कंसाइनर, मतलब ऐसे समझते हैं बेचने वाला और मालिक, मालिक जब भेजेगा तो उसे प्रोफार्मा इनवॉइस बोलेंगे, जब एजेंट भेजेगा तो उसे हम अकाउंट सेल बोलेंगे, क्लियर हो गया। अब अकाउंट सेल में होगा क्या, हमने कितने का बेचा, हमने कितना खर्च करा, हमारे पास कितने स्टॉक बच गया, साथ कितना पैसा हमें दोगे, ये हम डिटेल करेंगे। आइए पढ़ के देखते हैं। शोइंग द डिटेल्स अबाउट द गुड्स सोल्ड, प्राइस रियलाइज, कितने का बेचा, कितना प्राइस रियलाइज हुआ, कमीशन कितना अर्न हुआ, एक्सपेंस कितने इनकर्ड हुए ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, आपके बिहाफ पे एट द एंड अनसोल्ड स्टॉक लेफ्ट, कितना स्टॉक बच गया। अभी मैंने 2 पॉइंट्स बताए आपको, पहला परफॉर्मा इनवॉइस, दूसरा अकाउंट सेल, और ये दोनों क्या है। अच्छा आप कुछ के दिमाग में आ गया होगा, अरे सर थ्योरी क्यों बता रहे हैं सर,
क्वेश्चन लिखा है प्रिपेयर कंसाइनर अकाउंट एंड अकाउंट सेल। आपका माथा चक्कर आ गया यार, कंसाइनर का जो कंसाइनमेंट अकाउंट है ये तो समझ आता है, अब अकाउंट सेल क्या है? तो अकाउंट सेल समझ आया क्या है? कंसाइनी के यहाँ बनेगा, कंसाइनी जो खर्चे किए, कंसाइनी जो कमीशन मिलना चाहिए, कंसाइनी के यहाँ जो अनसोल्ड स्टॉक है, कंसाइनी को जो प्राइस रियलाइज हुआ है सारा लिखेगा और वो भेजेगा किसको? कंसाइनर को। अब सर कंसाइनर और सेल्स में डिफरेंस क्या है? देखो सेल में ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, कंसाइनमेंट में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। दूसरा, कंसाइनी जो है वो रिटर्न कर सकता है अनसोल्ड गुड्स किसको? कंसाइनर को, लेकिन सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, रिस्क ट्रांसफ़र तो आप रिटर्न नहीं कर सकते। तीसरा, कंसाइनमेंट में ऑल द रिस्क ओन बाय द कंसाइनर, जो भी रिस्क को कंसाइनर बियर करेगा, लेकिन सेल में ऑल द रिस्क ओन बाय द बायर, जो खरीदने वाला है। ठीक है, अच्छा इनमें रिलेशनशिप कैसा होता है सर? कंसाइनमेंट में प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल कौन? कंसाइनर, एजेंट कौन? लाइक ऑब्वियस सी बात है कंसाइनी। बट अगर सेल की बात करें तो डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप कह सकते हैं आप। ठीक है, क्रेडिट सेल अगर है तो। चलिए जी, अब अगली हेडिंग लिखेंगे आप लोग, कॉपी में नोट ज़रूर करते चलिएगा साथ में। ठीक है, हाँ न्यूमेरिकल तभी आपको समझ आने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करिए, अकाउंट्स मेंटेन बाय कंसाइनर। अगर बोल दे प्रिपेयर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर, इतना ही बोल के ख़त्म, तो अब आप बोलोगे क्या बनाएं? तो ये तीन चीज़ें बनाएं। कौन कौन सा? कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा कंसाइनी अकाउंट, तीसरा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन बोला गया प्रिपेयर बुक्स इन द कंसाइनर, है ना, इन द कंसाइनर बुक्स। तो प्रिपेयर अकाउंट्स इन द कंसाइनर बुक, ये बोल रहा है कंसाइनर की बुक में अकाउंट तो बनाओ, तो ये तीन बनाने पड़ेंगे। नेचर दिख रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। क्यों होता है सर? बिकॉज कंसाइनमेंट अकाउंट की हेल्प से हम प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट करते हैं। दूसरा, कंसाइनी अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। क्यों होता है सर? रीज़न वाई क्लियर होना चाहिए। कंसाइनी पर्सनल अकाउंट क्यों है सर? रीज़न साफ है, कंसाइनी के अकाउंट में हम ये कंप्यूट करेंगे कि कितना पैसा हमें कंसाइनी को पे ऑफ कर रहा है, हमें मतलब कंसाइनर। तीसरा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट रियल अकाउंट है सर। क्यों है? बिकॉज ये गुड्स से रिलेट करता है। चलिए एंट्री वाइज मूव करते हैं। देखिए एंट्री जानना बहुत ज़रूरी, बिकॉज जर्नल टू लेजर, वो अकाउंटिंग साइकिल ध्यान है ना भाई, ट्रांजेक्शन फिर जर्नल, जर्नल से लेजर जाएगा। अब जर्नल एंट्री नहीं आती, आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए पड़े हो और आपसे बन नहीं रहा, तो आओ देखते हैं जरा। सबसे पहले हम करने वाले किसकी बुक में सर? कंसाइनर की बुक में। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है फॉर सेंडिंग गुड्स टू द कंसाइनी। एक लाइन क्लियर करना चाहता हूँ, अगर हम प्रॉफिट लॉस की कंप्यूटेशन को थोड़ा साइड रखें, किसकी? प्रॉफिट लॉस की, नोट कर लो सब पॉइंट्स। अगर हम प्रॉफिट लॉस की कंप्यूटेशन को थोड़ा सा साइड रखें और अगर हम ये एक इमेज बिल्ड करना चाहें कि कब कंसाइनमेंट डेबिट होगा, कब कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा, एज सिंपल एज दैट। जब भी खर्चे होंगे तो कंसाइनमेंट डेबिट होगा, जब भी इनकम होगी तो कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा। समझ आई बात? खर्चे होते हैं कंसाइनमेंट को डेबिट करो, इनकम होती है कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दो। लेकिन इसमें से क्या बाहर रखना है सब? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में ठीक उल्टा, बिकॉज वो डिफरेंशियल अमाउंट होगा। अभी डिस्कस करूंगा आगे। पहला ट्रांजेक्शन देखिए, साथ नोट करते चलिए। फॉर सेंडिंग गुड्स टू द कंसाइनी, सर क्या है? खर्च है, कंसाइनमेंट को डेबिट करो और क्या जा रहा है? गुड्स ना, तो लिखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स। किस लिए दे रहे हो आप? कंसाइनमेंट की बेसिस पे, तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरा ट्रांजेक्शन देखिए, फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय द कंसाइनर। अगर कंसाइनर खर्चे कर रहा है तो हमारे लिए क्या है? खर्च है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, जब जब खर्चे होंगे तब तब कंसाइनमेंट डेबिट होगा। अगर बात करते हैं क्यों, लॉजिक की, सर नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। अच्छा ये समझ नहीं आ रहा, कंसाइनर एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट करते हैं, सिंपल हो गया है ना। कुछ भी समझो, कंसेप्ट बिल्ड करो। लेकिन फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस बाय द कंसाइनर, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, अगर आपने कैश बैंक में किया है, या फिर अगर आपका अनपेड है, पॉसिबल है ब्रेक एंड ब्रेक द एक्सपेंसेस आर अनपेड, तो कैश बैंक नहीं लिख सकते। फिर क्या लिखेंगे? टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडिटर का नाम मेंशन करना होगा। चलिए तीसरा ट्रांजेक्शन देखिए, मैंने भी आपको क्या बोला था सर? मैंने कहा है खर्चे अगर हो तो कंसाइनमेंट डेबिट करो, इनकम हो तो कंसाइनमेंट क्रेडिट करो। लेकिन तीसरा ट्रांजेक्शन, पहले ट्रांजेक्शन देखो, फॉर रिसिप्ट ऑफ एडवांस फ्रॉम द कंसाइनी। कंसाइनी से मिल रहा है तो ए पॉइंट, व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश और बैंक ड्राफ्ट, तो क्या करेंगे सर? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। दूसरा, अगर बिल मिल रहा है तो कैश मिला तो कैश डेबिट कराना, एसेट से डेबिट करा। अगर बिल मिला तो बिल भी तो एसेट से, बिल को डेबिट कर दो। देने वाला कौन? कंसाइनी, क्रेडिट कर दो। ठीक है,
क्वेश्चन में बोल सकता है कि कंसाइनी पेड दिस अमाउंट इन एडवांस, तो ऐसा नहीं करना कि वहाँ दिमाग घूम जाए आपका और कंसाइनमेंट में दिखा दो, नहीं, क्यों, वो कंसाइनी में दिखाएंगे। अच्छा, कंसाइनी में क्यों दिखाएंगे, जितना पेमेंट कंसाइनी को हमें करना है उसमें से जो एडवांस दे चुका है, ठीक है ना, वो पेमेंट उससे नहीं लेंगे, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है when account sale is received from the consignee, immediately after receiving the account sale, the consignor pass the following entry। जैसे अकाउंट सेल मिलेगी तो कंसाइनर कौन सी एंट्री करेगा, देखो जरा। फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी, कंसाइनी ने जितने की सेल प्रोसीड करी, जितने का बेचा, सेल करने पे क्या होगा, इनकम होगी, कन्फर्म है। अगर इनकम होगी, मैंने क्या बोला, खर्चे पे कंसाइनमेंट डेबिट, इनकम पे कंसाइनमेंट क्रेडिट, तो क्या करेंगे, कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, क्या क्रेडिट साइड में सेल्स लिख दे, ना जी ना, कौन सेल कर रहा है, कंसाइनी, तो लिखो बाई कंसाइनी, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट में बाई कंसाइनी। एंट्री वाइज जाएंगे तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, खर्चे करें कंसाइनी ने तो क्या करेंगे, अभी कंसाइनमेंट खर्च को क्या करना है, डेबिट ना, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। क्यों कर रहे हैं, कंसाइनी वो खर्चे इनकर्ड कर रहा है, कंसाइनी वो खर्चे कर रहा है, तो हमें लिखना पड़ेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। चलो नेक्स्ट सी, फॉर द कमीशन ऑफ द कंसाइनी, यार कंसाइनी का कमीशन है, हमारे एंड से क्या है, एक्सपेंस है, हमारे एंड से एक्सपेंस है, तो कंसाइनमेंट में खर्चे को कंसाइनमेंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, किसको मिलना है कमीशन, कंसाइनी को, तो टू कंसाइनी। नेक्स्ट, अच्छा, रिसीविंग रेमिटेंस फ्रॉम द कंसाइनी, अगर कुछ मिला तो क्या करेंगे, कंसाइनी से कैश डेबिट टू कंसाइनी, ध्यान रखेंगे। मैं एंट्री आपको समझा इसलिए रहा हूँ, एंट्री का एक बार समझ आ गया ना, क्या ट्रांजेक्शन में क्या एंट्री होती है, तो लेजर बहुत मस्त जाएगा। चलो अगला देखो, व्हेन गुड्स रिटर्न बाय द कंसाइनी, यार देखो, जब हमने कंसाइनी को भेजा तो हमने एंट्री करी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्लियर है। अब जब कंसाइनी रिटर्न कर दे रहा है तो क्या करेंगे, एंट्री रिवर्स कर दो, सिंपल हो गया। मतलब अब ये एक तरीके का खर्चा कम हुआ ना, खर्चा कम, कंसाइनमेंट क्रेडिट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट। अगला देखिए, व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, हाँ यहाँ पे जाएंगे, जो मैंने आपसे बोला था प्रॉफिट एंड लॉस ये डिफरेंस पे होते हैं, इसलिए यहाँ पे वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। तो अगर प्रॉफिट है तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। चलो अब ये वाला पॉइंट देखो, 6 नंबर पॉइंट, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज क्लोज। ये मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को हमें क्लोज करना है। 2 तरीके हैं, सबसे पहला, इफ़ द कंसाइन इज अ मैन्युफैक्चर, अगर कंसाइनर एक मैन्युफैक्चरर है तो पैसा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर कंसाइनर एक होलसेलर है तो पैसा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, परचेज अकाउंट में। बहुत माइनर पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 7, फॉर द स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर स्टॉक बच गया तो क्या एंट्री होगी, सर कंसाइनमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है, क्रेडिट साइड जाएगा, एंट्री क्या बनी सर, स्टॉक एट द एंड, या सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ऐसा नहीं करेंगे सर। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट में लिखना है तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दो, स्टॉक को डेबिट कर दो, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अगर ये बिगिनिंग का स्टॉक होता तो एंट्री रिवर्स कर दो, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हो, या फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एट द बिगिनिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इमेज पे ध्यान दीजिए, तो मैंने अभी तक आपको क्या बता दिया, एक बार फिर से चेकआउट करिए, क्रॉस चेक करिए। आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बता दिए, ठीक है, जहाँ इनवॉइस मेथड की बात हमने करनी है, और मैंने आपको बता दिया है एक पॉइंट और जहाँ पे आपसे बात हुई कि कंसाइनमेंट के बेसिक कंसेप्ट क्या हैं। अब सबसे पहला टर्म चेक करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक। तो देखिए ज़रा इमेज को ध्यान से, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, एक्चुअली समझते हैं ध्यान से, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो देखो यार, सबसे पहले इमेज में ध्यान से समझना है कि क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, कैसे इनको हमें इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट या इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स कंसाइन्ड, जितने का भेजा सबसे पहले वो नोट करो। ऐड करना है नॉन सेलिंग एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनर। सर नॉन सेलिंग क्यों, बिकॉज हम कंसाइनमेंट स्टॉक निकाल रहे हैं, तो इसमें जो सेलिंग के खर्चे हैं उसे हम ऐड नहीं कर सकते, क्लियर। फिर लिखेंगे ऐड नॉन सेलिंग एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनी। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन होगी तो नॉन सेलिंग एक्सपेंस आइदर एक्सपेंस बाय द कंसाइनर और कंसाइनी, नॉन सेलिंग एक्सपेंस ब्रैकेट कर लो, लिख लो, नॉन सेलिंग एक्सपेंस को ऐड किया जाएगा। अब आ जाएगी टोटल कॉस्ट कि एक्चुअली में वो स्टॉक कितने का पड़ा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइन निकालने क्या करना है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल इनटू अनसोल्ड यूनिट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझो 1.5 लाख का है सर आपका, ठीक है। आइए जरा कैलकुलेटर अपना चेक करिए सर, कैलकुलेटर लीजिए फटाफट से। देखिए आपने क्या करा, 1.5 लाख का स्टॉक आपने सेंड करा, तो टोटल कॉस्ट है 1.5 लाख डिवाइड बाई टोटल यूनिट है मान लो आपकी 50,000, तो आपने 50,000 से डिवाइड कर दिया और इनटू अनसोल्ड यूनिट कितना का नहीं बिका, कितनी यूनिट नहीं बिकी, मान लो 4,000 यूनिट जो नहीं बिकी, तो इनटू 4,000, तो ये 12,000 रुपये का स्टॉक है जो अनसोल्ड है। फिर से बताता हूँ, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट इनटू अनसोल्ड यूनिट। जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चन बोलेगा कि भाई साहब इतनी यूनिट हमने भेजी थी, इतनी यूनिट नहीं बिकी, तो जो नहीं बिकी उससे मल्टीप्लाई, जो भेजी थी उससे डिवाइड, और टॉपिक क्या रखना है, जितने का भेजा था, ठीक है। अगला देखिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए इसको NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं। देखिए सर, अनसोल्ड यूनिट इनटू करंट मार्केट प्राइस, पहले तो ये नोट कर लेना है, ठीक है ना। कितनी यूनिट नहीं बिकी उसका मार्केट प्राइस क्या है, मल्टीप्लाई करो, फिर लेस करेंगे क्या, एक्सपेंस ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेल्स लाइक कमीशन पेबल टू एजेंट, जो भैया कमीशन दिए हो या जो देना बाकी है उसको लेस कर लो। अब जो आया वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, ठीक है। अब कैसे आएगा सर, कंसाइनमेंट स्टॉक, तो लाइन देखो, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, अब आपका जो कॉस्ट निकाला आपने अनसोल्ड स्टॉक का और जो NRV निकाला, दोनों में जो कम हो वही कंसाइनमेंट स्टॉक हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक ओके रिपोर्ट, चलो बढ़ते हैं आगे। सर अगला स्टेप हम क्या चेक करने वाले हैं, देखिए अगला स्टेप हम लोग कवर करने चल रहे हैं। देखिए अभी कैसा है, मैं आपको इस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि कल या अभी आज हम ये वीडियो देख रहे हैं शाम को 6 बजे। अच्छा ठीक है, एक काम करिएगा, रात में 9 बजे मैं नोट भी कर लें सो दैट मुझे याद रहे। रात में 9 बजे मैं एक क्वेश्चन होगा जो कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। कंसाइनमेंट स्टॉक का पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया होगा, मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा, आप लोग आके अपनी प्रेजेंट लगाइएगा और वो वीडियो कवर कर लीजिएगा। तो जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा वो भी आज ही दूर हो जाएगा। और अभी इसी वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जहाँ पे आप कंसाइनमेंट स्टॉक निकाल के मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आंसर बताओगे, ठीक है जी। चलिए अब ज़रा देख लेते हैं एक पॉइंट और मुझे अभी आपको बताना है। सर ये पॉइंट होने वाला है आपके लिए। ओके, मैंने आपसे एबनॉर्मल लॉस डिस्कस किया कि नहीं किया, अभी नहीं किया है क्या, चेक कर लूँ सर एक बार, मैंने ज़रा फटाफट चेक कर लूँ फिर बताता हूँ। एबनॉर्मल लॉस मुझे आपको आज ही बताना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, और कई बार बच्चे इसको कहते हैं कि सर ये ना पढ़ें तो चलेगा क्या, ना पढ़ेंगे तो चलेगा क्या वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपको ये नहीं आ रहा, जैसे मैंने भी आपको कंसाइनमेंट स्टॉक बता दिया, यस ओके, आइए देख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। एबनॉर्मल लॉस का टॉपिक क्या है, कैसे इवैल्यूएट होता है, तो जरा इमेज पे ध्यान दीजिए फटाफट से। ओके, एबनॉर्मल लॉस, ध्यान से देखिए, द लॉस विच इज़, अभी देखो यार नॉर्मल लॉस वो है जो अनकंट्रोलेबल है ना, एबनॉर्मल लॉस कैसा है, सेम सिनेरियो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम इवैल्यूएट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जांपल कहीं से ट्रक आ रहा है पेट्रोल या डीजल का या वाटर का, आपने वाटर के टैंक अक्सर अपने आसपास जाते हुए देखे होंगे, थोड़ा बहुत पानी गिरता रहता है। अब इसका क्या मतलब, वो लॉस कैसा है, नॉर्मल कि एबनॉर्मल, आंसर है नॉर्मल। सर एबनॉर्मल लॉस क्या है सर, टैंकर ही पलट गया, एबनॉर्मल लॉस है। आपने टेलर को एक सूट डिज़ाइन करने को दिया कि भाई ये सूट अरमानी वाला सूट लगना चाहिए, वो थोड़े बहुत भाई कपड़े में थोड़े बहुत कट तो करेगा ही ना भाई, अल्टर तो करेगा ना चीज़ों को, तो जो थोड़ा बहुत कट हो रहा है कैसा है लॉस, वो नॉर्मल लॉस है। उसने उठाई सीजर और धै उड़ा दिया, ये कैसा है सर, एबनॉर्मल लॉस है। तो समझ आ रहा है, आपने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट की, छोटे मोटे रॉ मटेरियल्स इधर उधर होंगे, वो नॉर्मल लॉस है। पूरा का पूरा स्टॉक ही डंप हो गया, एबनॉर्मल लॉस है। तो द लॉस विच इज़ अक्योर्ड ड्यू टू एन एक्सीडेंट एंड दैट कैन बी अवॉइडेड बाई टेकिंग स्पेशल केयर, आप इसको अवॉइड कर सकते थे। दैट मीन्स नॉर्मल लॉस कैन नॉट बी अवॉइडेड बट एबनॉर्मल लॉस कैन बी अवॉइडेड। नॉर्मल लॉस आप अवॉइड नहीं कर सकते सर, बट एबनॉर्मल लॉस को अवॉइड करा जा सकता है। इट इज़ नोन एज एबनॉर्मल लॉस। देर आर टू सिचुएशन, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट, ये सिचुएशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सिचुएशन देखिए, वेयर गुड्स आर कंप्लीटली लॉस, नो एग्जिस्टेंस ऑफ गुड्स। अगर गुड्स कंप्लीटली लॉस्ट हो गया तो टेंशन खत्म, क्यों आपकी खत्म, क्योंकि कैलकुलेशन बच गई। दूसरा, वेयर गुड्स आर पार्शियली डैमेज। अब प्रॉब्लम क्या है, आओ सिचुएशन 1 पे इमेज पे ध्यान दो जरा। ओके, कंप्लीट लॉस ऑफ गुड्स, 500 कर्टन्स ऑफ मेडिसिन कंसाइंड, आपने 500 कर्टन भेजे, ठीक है। 480 कर्टन मूव फॉरवर्ड, 480 फॉरवर्ड हुए,
20 कर्टन लॉस्ट, 20 कर्टन का लॉस हो गया, ठीक है। नॉन सेलिंग एक्सपेंस टिल द पॉइंट ऑफ लॉस विल बी एडेड विथ कॉस्ट ऑफ मटेरियल टू एसेट वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। फिर से सुन लो, नॉन सेलिंग एक्सपेंस तो भैया ऐड होगा ना, क्यों होगा सर? क्योंकि जो नॉन सेलिंग एक्सपेंस है वो उस पर भी हुआ है जो लॉस हो गया। हम देखो, हमने बेचा नहीं तो हम सेलिंग एक्सपेंस नहीं लेंगे, बट गुड्स मैन्युफैक्चर तो हो गया ना, तो जो नॉन सेलिंग एक्सपेंस है वो तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा। सिचुएशन नंबर सेकंड, पार्शियल लॉस ऑफ गुड्स। देखना, ध्यान से सुनना। 500 कर्टन ऑफ मेडिसिन कंसाइन, 500 कर्टन मूव फॉरवर्ड और 500 ही फॉरवर्ड हुआ। 20 कर्टन डैमेज, 20 कर्टन डैमेज हुए हैं। सिचुएशन 1 में 20 कर्टन लॉस्ट हो गया था, सिचुएशन 2 में 20 कर्टन डैमेज हुए हैं। तो सुनो, ऑल नॉन सेलिंग एक्सपेंस विल बी एडेड, इसके पहले भी ऐड ही हो रहा था, ठीक है, विद द कॉस्ट ऑफ मटेरियल टू ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सिचुएशन, दोनों ही सिचुएशन में हम नॉन सेलिंग एक्सपेंस को ऐड बैक कर रहे हैं। बट अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। ओके, तो आपको अमाउंट के साथ चेक करते हैं। पहले एंट्री देख लीजिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा एबनॉर्मल लॉस का। तो देखो यार, सिंपल है, लिखा है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर व्हेन गुड्स लॉस्ट। अगर गुड्स लॉस्ट हो गया, एंट्री क्या हो रही है? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब आप बोलोगे सर ये इनकम तो है नहीं। सर, इसका हम गुड्स कंसाइन कर रहे हैं तो हमने इंश्योरेंस कराया होगा, हम पैसा क्लेम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। नॉर्मल लॉस के लिए इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता। आपकी बाइक में, कार में स्क्रैच आएगा तो क्लेम नहीं लगेगा, तो क्लेम मिलेगा, समझ रहे हो ना। देखो, व्हेन गुड्स लॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर क्लोजिंग द एबनॉर्मल लॉस। कैसे क्लोज करेंगे सर? लॉस को प्रॉफिट लॉस से क्लोज करेंगे ना। तो जब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, जैसे मैंने बोला, अगर हम एबनॉर्मल लॉस बियर कर रहे हैं तो हम कंपनी से क्लेम करने वाले हैं। क्लियर? पहली एंट्री में आपने एबनॉर्मल लॉस को डेबिट करा। अब जब आप क्लेम करोगे, मतलब उस लॉस को राइट ऑफ, खत्म, समाप्त करने वाले हो, तो कैसे होगा? लॉस के वक्त वो डेबिट हुआ ना, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब वो पैसा चाहिए, किससे चाहिए? इंश्योरेंस कंपनी से। एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। देखिए फटाफट से, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। थर्ड पॉइंट देखिए, व्हेन रिपेयरिंग एक्सपेंस इनकर्ड ऑन डैमेज गुड्स। अगर रिपेयरिंग एक्सपेंस हो गया तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जो कंसाइनर देगा, टू एजेंट, ये जो एजेंट देगा, ठीक है। अगला देखिए, व्हेन डैमेज गुड्स सोल्ड। जो गुड डैमेज हुआ था, आपने रिपेयर किया और बेच दिया। अगर ऐसा है तो जितना आपने खर्चा दिया था सोल्ड बाय प्रिंसिपल वो आपको मिल जाएगा, जितना एजेंट ने दिया था वो एजेंट को मिल जाएगा, और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट ही होना है, ठीक है। व्हेन कमीशन इज पेबल टू एजेंट ऑन सेल ऑफ डैमेज गुड्स। अब भाई, अगर तूने डैमेज गुड्स बेचा तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू एजेंट हम कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं अभी फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैंने आपको कंसाइनमेंट का एक बेसिक कंसेप्ट दिया है, और रात 9 बजे आपको वीडियो, ये यूट्यूब के कम्युनिटी टाइम में एक क्वेश्चन मिलेगा जहाँ मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताया होगा। देखो, माइंड में पैटर्न डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है, क्वेश्चन लगते कैसे, तो वो वीडियो 9 बजे ज़रूर से कवर कर लेना। कल की क्लास में कुछ कंसेप्चुअल कैप्सूल दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस लगते हैं, बिकॉज कंसाइनमेंट अकाउंट वो टॉपिक है जिस बच्चे को आ भी रहा है, बिलीव मी, जितना ज़्यादा काम कर लोगे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कई बार लोगों को लगता है सर मुझे आ रहा, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं कंसाइनमेंट, मैं इसके पहले वाले अटेम्प्ट मैंने पढ़ लिया था। फिर भी मेरे भाई पढ़ लेना, बिकॉज एट द एंड एग्जामिनेशन में जाते जाते बच्चा कहता है शिट यार वो वाला पॉइंट रह गया, शायद वो एबनॉर्मल लॉस पढ़ लिया होता, शायद वो इनवॉइस प्राइस कर लिया होता, शायद वो नॉन सेलिंग एक्सपेंस देख लिया होता, वो रिकरिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, यार वो कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होती है, कमीशन के टाइप कैसे हैं, एबनॉर्मल लॉस में एजेंट को क्या मिलता है, कंसाइनर को क्या मिलता है, ये सारा कुछ आज डिस्कस कर दिया है। वीडियो अगर कन्फ्यूजन हो वापस से एक बार देख लेना, सारे पॉइंट अपनी नोट से ज़रूर बनाना। चलिए, मिलता हूँ सुबह 9 बजे आपकी बिजनेस लॉ की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।